बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जवाद कमाल। गुज़िश्ता रोज़ कराची में साबिक़ रुकन कौमी असम्बली और मुत्तहदा के रहनुमा अली रज़ा आब्दी को कत्ल किया गया। कराची में गुज़िश्ता चंद माह के दौरान दहशतगर्दी ने फिर सर उठाया। चीनी कौंसलेट पर हमला हो, MQM पाकिस्तान के मिलाद की तकरीब पर हमला हो, PSP के कारकुनान को कत्ल किया जा रहा हो, या फिर अब अली रज़ा आब्दी के कत्ल का नया मामला सामने आया है। उसके बाद में मज़म्मती बयानात आते हैं। अब तो तफ्तीश पर भी सवाल उठाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध ने ही खुद सवाल उठाया पुलिस की तफ्तीश को लेकर। पुलिस में नई भर्तियां करने का ऐलान भी किया उन्होंने, और इसके साथ साथ नए पुलिस एहलकारों को फौज से ट्रेनिंग दिलवाने का भी कहा है। कराची में अमन कब कायम होगा, किस तरह कायम होगा? जो बैरूनी अनासिर कराची में दखल अंदाजी कर रहे हैं, दहशतगर्दी करवा रहे हैं, इनसे किस तरह निपटा जाएगा, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद लाहौर स्टूडियो से सीनियर तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे तजियाकार असद महमूद साहब। एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि कराची में अमन किस तरह आ सकता है। स्टैंड बाय आ रहे हैं सर। वेलकम बैक। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब और असद महमूद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बाकायदा आगाज करते हैं। फारूक हमीद साहब, आपसे ही शुरू करते हैं। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। अमन व अमान की बहाली के बाद अब हमने देखा गुज़िश्ता चंद माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी कराची में साबिक़ रुकन कौमी असम्बली और MQM के रहनुमा अली रज़ा आब्दी को कत्ल कर दिया गया। दहशतगर्दी के वाक़यात के पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत अफसोस हुआ और वाकई बड़ी ट्रेजेडी है। इतने यंग लीडर कराची से अली रज़ा आब्दी, उनकी जिस तरह टारगेटेड किलिंग कल हुई है, तो बहुत अफसोस हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको मालूम है कि 3 दिन पहले PSP के भी 2 वर्कर्स हैं, उनकी भी टारगेटेड किलिंग हुई थी। जब PSP के वर्कर्स की टारगेटेड किलिंग हुई तो मेरे ज़हन में ये बात आई कि कुछ ये तो नहीं है कि दोबारा MQM के अंदर, ख़ासकर चंद दिन पहले अभी जो लेटेस्ट वीडियो अल्ताफ़ हुसैन साहब की आई है लंदन से, जिसमें वो इंसाइट कर रहे हैं लंदन से बैठ के कि जनाब MQM के फलां लीडर जो हैं उनसे बदला लिया जाए वगैरह वगैरह, जो एक बहुत ही मैं समझता हूँ नामुनासिब चीज़ थी। और हुकूमत पाकिस्तान को बरतानिया की हुकूमत के से प्रोटेस्ट करना चाहिए कि कैसे हो सकता है कि लंदन से बैठ के इस किस्म की जो है वो अपना हेट स्पीच और इंसाइटमेंट वाला मामला जो चल रहा है। लेकिन मैं बुनियादी तौर पर देखें, इस पर तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो वेव आई है, ख़ासकर जब चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे हमला हुआ BLA के दहशतगर्दों ने किया, तो ये यकीनन कराची के अमन को सैबोटाज करने की साजिश तो क्लियरली नज़र आती है। अब इसके 3-4 पहलू हैं। एक तो यह है कि MQM के जो ये ग्रुप्स हैं इनको आपस में लड़ाया जाए ताकि ये प्रोवोक हो और इस तरह अफरा तफरी और खून रेजी हो कराची में। एक तो ये है, और दूसरा ये कि एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, BLA वालों ने चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे हमला किया। कल अफगानिस्तान में वो मास्टरमाइंड थे, वो सारे 5-6 लोग थे, वो सारे मारे गए। फिर उसके बाद तीसरा एलिमेंट जो आप इसको रद्द नहीं कर सकते कि जनाब ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चली है, जिसमें बड़ी तादाद में माफियाज को हिट किया गया, और जारी बात है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, अदलिया, ये तमाम इदारे जो हैं वो माफियाज के पीछे पड़े हुए हैं, चाहे वो पानी का माफिया हो, चाहे इंक्रोचमेंट हो। और ख़ासकर इंक्रोचमेंट वालों का हो सकता है कि अब माफियाज की कोशिश हो कि कराची में हम हालात को ख़राब करें और एक किस्म का बदला लें। और ये भी एक तरीका हो सकता है कि इन पोलिटिकल पार्टीज़ को आपस में जो है वो लड़ा दिया जाए। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये काफ़ी फैक्टर हो सकते हैं। हो सकता है कि जिसका कहते हैं कि MQM लंदन का जो कोई स्लीपर हिट स्क्वाड्स हैं जो कि बिल्कुल अंडरग्राउंड चले गए थे, अब उन्होंने भी दोबारा सरफेस पे आने की कोशिश की है, और वो भी समझ लें कि किसी तरह फिर कत्ल व फसाद ऐसे मामला जो है कराची में शुरू किए जाएं। और दूसरा फाइनली मैं ये समझता हूँ कि आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि ये जो GIT की रिपोर्ट आई है, GIT की रिपोर्ट के जिसमें ये ओमनी ग्रुप, जरदारी फैमिली, मैं सर इस तरफ आऊंगा, GIT रिपोर्ट के हवाले से भी आपसे बात करूंगा। असद साहब, कराची में जो चीनी कॉन्सुलेट पर हमला हुआ, फिर MQM पाकिस्तान की मिलाद की तकरीब पर क्रैकर हमला हुआ, फिर PSP के कारकुनों को कत्ल किया गया,
और अब MQM पाकिस्तान के रहनुमा अली रजा आब्दी को निशाना बनाया गया है। क्या समझते हैं आप, इन तमाम वाकयात में तसलसल नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाद, बिल्कुल इसका तसलसल नज़र आता है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ओवरऑल अगर आप देखें तो एक तो हमें ये कहना चाहिए कि ये है लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी, जो कि इस वक्त या सूबाई हुकूमत की नाकामी है कि जिस तरीके से अली रजा आब्दी को कल टारगेट किया गया, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं। और सर्टली जिस तरह ब्रिगेड साहब ने एक छोटा सा तस्करा किया स्लीपिंग सेल्स का, मैं यहाँ से थोड़ा सा और आगे चल के आपसे बात करूँगा कि ये खबरें भी चल रही हैं और बड़ी जिसको कहते हैं कि ऑथेंटिकेटेड हैं कि आपकी जो मुख्तलिफ जेलें हैं जिनके अंदर बहुत सारे लोग थे उनको अलग अलग रखा गया था कराची के अंदर, हैदराबाद के अंदर। अब वो ग्रुप और वो जो गैंग्स कह लें आप इसको, वो जो सेल्स और उनके कुछ लोग जो ऑपरेट करते थे, अब उनके ऊपर थोड़ा सा हाथ नरम रखा गया। अब जब ये इसको हम कहते हैं हाथ नरम रखने का मतलब क्या हो गया, इसके कौन जिम्मेदार है? सर्टली द सिटिंग गवर्नमेंट। कौन सी? आपकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आती है। अच्छा, इसको आप कैसे लेते हैं? आज का सिचुएशन देखें, कल इतना बड़ा हादसा हुआ, इससे पहले 3-4 और भी हादसे हो चुके थे। परफ्यूम चौक से शुरू करें, इसके बाद चाइनीज काउंसलेट जनरल से आप लेकर आ जाइए, फिर PSP का इट वाज वेरी सीरियस, आप कहते हैं इट वाज अ वेरी सीरियस वेकअप कॉल बेसिकली फॉर दी ऑल लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज विच वर एक्चुअली वर्किंग इन कराची जी। बट देन व्हाट हैपेंड अल्टीमेटली? अच्छा, अली रजा आब्दी की अगर आप बात करते हैं, सर्टली उनको थ्रेट भी था एक लिहाज से आप कहना चाहिए। तो एक तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, उनको किस तरीके से एक लिहाज से डिप्राइव किया गया कि उनके साथ एक कुछ सिक्योरिटी थी नहीं। आप ये देखें कि जब उनको आते हुए, अब जब फुटेज रिलीज हुई है कि वो आए मोटर बाइक पे 2 लोग और वेरी एक्सपर्ट पीपल, आप ये देखिए विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स 2 वेपन्स, एक से उन्होंने 1 गोली फायर की, बाकी से 3-4 की, राइट ऑन टारगेट और इमीडिएटली दे फ्लेड अवे। नो, दैट इज द लेवल ऑफ, आप कह सकते हैं कि इनकी ट्रेनिंग की बात आती है। एंड नॉट नो, इससे पहले भी 2008 से लेकर 2015 तक यही कुछ आप कराची के अंदर ये देखते रहे हैं। और उस दौरान में भी अगर देखा जाए, अगर पिछले 11 सालों से हुकूमत आ रही है पीपल्स पार्टी की, हाउ कम यू से कि चीफ मिनिस्टर सुबह बिठा के अपने सारे पुलिस वालों की डांट डपट करके, नाउ ही सिटिंग बेसिकली मेरा ख्याल है आसिफ अली जरदारी के साथ, और यहाँ से जब सिटिंग गवर्नमेंट आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, हालांकि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी आती है, नॉट फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। पुलिस वालों का आपने जिक्र किया, फारूक हमीद साहब, जो पुलिस की तफ्तीश है इस पर बड़े सवालात उठाए जाते हैं। वजीर आला सिंध ने भी इजलास में कई सवालात उठाए पुलिस तफ्तीश को लेकर, और शहर में जो खौफ हिरास की फजा है ये एक बार फिर महसूस की जा रही है। पुलिस तफ्तीश के हवाले से वजीर आला सिंध ने कहा कि पुलिस में नई भर्तियां करेंगे, इसकी जरूरत है, उन्हें फौज से ट्रेन किया जाएगा। जिम्मेदार कौन है, आप क्या समझते हैं, क्या राय है आप? नहीं, देखिए, ये बात तो सही है कि बेसिक जिम्मेदारी तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की है, लेकिन शायद हमको मालूम होना चाहिए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट से मामला बहुत आगे निकल गया। अब तो फेडरल एजेंसीज हैं जो कि कराची के अमन ओमान में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पे, और जो पिछली गवर्नमेंट से ज़ाहिर बात है इसमें फ़ौज का एक बड़ा रोल है कि वो भी कराची की सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। अभी पीछे DGISPR जो है तो वो कराची गए थे और एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि जब वो उन्होंने एक सड़क पे जाके वहाँ पे क्रिकेट बच्चों के साथ खेली तो वो एक बड़ी अच्छा मैसेज गया। हम बड़े खुश हुए कि दिस इज़ गुड कि कराची जो है। तो देखें, मैं ये समझता हूँ कि रेंजर्स को हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाहे प्रोविंशियल हो चाहे काउंटर टेररिज्म वाले लोग हों कराची के, सिंध पुलिस हो, बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज, उनको मेरा ख्याल है उनकी अच्छी खासी ग्रिप है कराची पे। ये हम नहीं कह सकते कि जनाब एकदम को मामला कोलैप्स हो गया। ये एक आप समझे एक टेम्परेरी सेटबैक आया है, लेकिन जो पीछे भी कुछ टारगेट किलर्स आपको पता पकड़े गए हैं, चंद दिन पहले 3-4 टारगेट किलर्स पकड़े गए हैं। तो मुझे उससे अंदाज़ा ये हो रहा था कि इसका मतलब ये कि हम जो कहते हैं ना कि MQM लंदन जो है या उनके जो एजेंट्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए नहीं, उनकी बाकियात जो है वो अभी भी मौजूद हैं। और मेरा ख्याल है कि हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज फेडरल और प्रोविंशियल वो बिल्कुल दे आर अलाइव टू द सिचुएशन एंड दे, आप देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं पकड़ सूरत हाल को काबू में कर लेंगे और लोगों को शायद पकड़े भी जाए। लेकिन जहाँ तक सिंध पुलिस का ताल्लुक है, ये तो आपको मालूम है कि अब तो खबरें आ रही है कि घोस्ट एम्प्लॉयज़ हैं, लोग जो है इलीगल भर्तियां हुई सिंध पुलिस में। सिंध पुलिस तो आपको पता है करप्शन का डेन रही है अभी, लेकिन जो नए IG साहब आए हैं, कलीम ईमान साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनका नाम, वो एक लगता है कि वो बिल्कुल इस कमिटमेंट के साथ है, डिटर्मिनेशन कि वो सिंध पुलिस में जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसको ख़त्म करेंगे, उसको ज़्यादा प्रोफेशनल बनाएंगे।
तो मेरा ख्याल है ये जब तक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होगा तो ज़ाहिर बात है 100% अचीव करना सक्सेस इन कराची वो इतना कोई आसान काम नहीं है। बट मैं फिर कहूँगा मेरी नज़र में ये एक टेम्परेरी सेटबैक है और ये कई मरतबा एक छोटी सी वेव आती है, ये लोग ज़रा सर उठाते हैं, फिर ये इनके पीछे ज़ाहिर बात है सिक्योरिटी एजेंसीज पड़ जाती है। जहाँ तक चीफ मिनिस्टर साहब का ताल्लुक है, ये फिर जिस तरह हमारे भाई साहब ने बात की, देखें इस वक्त जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर साहब तो खुद बड़े उनका मुस्तकबिल के बारे में वी आर नॉट श्योर कि आगे अगले चंद दिनों में क्या होता है, उनका क्या मुस्तकबिल के बारे में हमने देखा कराची में बदअमनी के जो असरात हैं वो पूरे मुल्क पर पड़ते हैं। वजीर आजम ने हिदायत दी, जिसके बाद वजीर मुमलिकत शहरियार आफरीदी कराची पहुंचे, अमन व अमान से मुतालिक एक अहम इजलास भी किया। आप नहीं समझते कि हालिया वाकयात के बाद एक बार फिर कुछ सख्त फैसले करने का वक्त आ गया? यार जवाद, मेरा ख्याल है अभी दिस इज नॉट द टाइम कि यहाँ पे बैठ के हम किसी आईजी को प्लीज करने की कोशिश करें या खुश करने की कोशिश करें। दिस इज कंप्लीट फेलियर ऑफ द पुलिस सिस्टम, वी मस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है ना। आई अंडरस्टैंड कि फौज ने बहुत कुछ हेल्प आउट किया, बट देन हु इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल? सर्टनली द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। क्यों? 18वीं तरमीम के तहत जो जितना भी मसाइल हैं दाखिला उमूर के, लॉ एंड ऑर्डर के, वो आती है किसके जुमरे में? प्रोविंशियल गवर्नमेंट के। 18वीं तरमीम के तहत जो 22 महकमे गए सूबाई हुकूमतों को, किसकी वजह से गए? पीपल्स पार्टी की वजह से गए। और हम ये कहें कि नहीं जी वो तो फेडरल गवर्नमेंट भी बीच में आ गई, इंटेलिजेंस एजेंसीज भाई वो तो उनको सपोर्ट कर रही हैं। और थोड़ा सा पीछे चले जाएं, चंद साल पहले जिस तरीके से रेंजर्स के साथ ये करती थी ये हुकूमत पीपल्स पार्टी की, क्या आप सारे भूल गए? 3 महीने का एक लिहाज से इनको एक्सटेंशन देती थी, आप आके एम्प्लॉय करें। अभी खुद ही भट्ट साहब ने तस्करा किया है कि भाई वो घोस्ट पुलिस वाले, यानी इमेजिन करें एक पुलिस डिसिप्लिन फोर्स मौजूद है और उसके अंदर घोस्ट एम्प्लॉइज मौजूद हैं। आप ये देखें किस तरीके से सारा कुछ होता रहा। हल्का सा क्रॉस रेफरेंस दीजिए ना ओमनी ग्रुप को, ये ना सिर्फ ये कि यहाँ की कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन और फिर यहाँ की कंप्लीट पुलिस या ब्यूरोक्रेसी इट वाज ऑन डिस्पोजल ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर ओमनी ग्रुप के ऊपर थी। हम क्यों खामखा इनको जो है रेस्क्यू करने की कोशिश करें? और अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें, चीफ मिनिस्टर फारूक अभी सर क्या जवाब देंगे आप? असद साहब वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं कि पुलिस ही रिस्पॉन्सिबल है, हमें यहाँ पर किसी आईजी की तारीफ जब करें जब कराची में मुकम्मल तौर पर अमन आ जाए। नहीं देखिए, हम कोई तारीफ करने वो मेरे कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है जो आईजी सिंध जो नए आए अपना कलीम इमाम साहब। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ कराची के जो पिक्यूलियर सूरत हाल है, दहशतगर्दी, सेक्टेरियनिज्म, भत्ताखोरी, ये तमाम और फिर एक्सटर्नल फोर्सेस, BLA वाले और बाहर के जो अफगानिस्तान बेस्ड जो लोग हैं वहाँ पे जो कराची में करते रहे, तो उस दहशतगर्दी ये सिर्फ कराची पुलिस के सिर्फ नहीं था मामला, तभी फेडरल गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हुई है। सुप्रीम कोर्ट ये बेसिक जो ऑपरेशन शुरू हुए हैं रेंजर्स लेड ऑपरेशन है, ये याद रखें, अभी भी रेंजर्स लेड है। मेरा नहीं ख्याल है कि कराची का अमन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर वो टोटल रेंजर पुलिस के हवाले कर दिए गए। नो, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का बड़ा इफेक्टिव है, हम मानते हैं उन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया है। पुलिस अभी द वेरी वीक लिंक इन दी कराची लॉ एंड ऑर्डर, ओवरऑल सिंध में लॉ एंड ऑर्डर, तो दैट इज व्हाई रेंजर्स का बड़ा रोल है, वो लीड कर रहे हैं। जवाब में चीज कहना चाहूंगा, बड़ा रोल है वहां पे। जी एस साहब, वेरी बैड कॉल ड्रॉप होगी मेरी, उनको बताएंगे जी। फारूक साहब जी नहीं, तो मैं ये कह रहा हूं कि जी अभी ये सारा जो हमें सामने नजर आया पिछले चंद सालों से ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चल रहा था। फिर मैं कहूंगा रेंजर्स और फेडरल एजेंसीज बिल्कुल लीड रोल में थे जो हमें नजर आ रहा था, और ये बाकी जो सिंध के जो इदारे हैं काउंटर टेररिज्म, उनकी स्पेशल ब्रांच, पुलिस और ये इन सपोर्ट थे, और कई जगह पे पुलिस वालों ने एक्शन भी किया है। लेकिन अभी आई एम श्योर कि रेंजर्स हो गए, ये सिक्योरिटी एजेंसीज, दे विल डू समथिंग अबाउट इट। तो हमें इस पे अपनी डिसल्यूजनमेंट नहीं होनी चाहिए, डिस्पेयर नहीं होना चाहिए। ये कभी-कभी अच्छे हालात के नई भर्तियां होंगी पुलिस में, फौज से ट्रेन किया जाएगा। आपने भी अभी जिक्र किया कलीम इमाम कुछ अच्छा करने के मूड में है, तो क्या वो इंतजार किस बात का करें? हंगामी बुनियादों पर इक़दाम क्यों नहीं किए? देखिए, पहली बात आपको फिर बात उधर आ जाएगी कि जिस तरह भी हमारे भाई ने भी कहा कि पिछले 10 साल से सिंध पुलिस इज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द सिंध गवर्नमेंट। आप उसको कहें जरदारी फैमिली या जो भी आप कहें, तो ये अब मैं सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड, मैं माफिया का वर्ड मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्चुअली सिंध इज बीइंग रूल्ड, वाज बीइंग रूल्ड फॉर द लास्ट 10 years बाय अ माफिया, जिसमें पॉलिटिकल फोर्सेस एट द टॉप,
ये ओमनी ग्रुप और बाकी ये जो बिजनेस माफिया वगैरह वगैरह ये लोग थे। तो जब ऐसी सूरत होती है फिर पुलिस जो है वो पॉलिटिसाइज हो जाती है। पुलिस जो है वो अपना जो एक एक्चुअल रोल उसका करना होता है फिर वो नहीं कर पाती, और करप्शन का एलिमेंट बीच में आ जाता है, गोस्ट एम्प्लॉयज की बात आ जाती है, इलीगल भर्तियों की बात बीच में आ जाती है, और इस किस्म के मामला तो लिहाजा जिम्मेदार है। असद साहब, नेशनल एक्शन प्लान 4 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, अहदाफ हासिल नहीं कर पा रहा है, अमल दरामद में जो पेशरफ्त रिपोर्ट है वो भी आती है, मगर उसके बावजूद गवर्नेंस के मसाइल हैं, कुछ फाइलें हैं दब जाती हैं, सियासी इंतजामी मसाइल की जो वजह है उससे कराची का अमन दाव पर लग गया। विफाक की अब क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, आप क्या समझते हैं? देखिए ना, अब वही बात आती है, जब कभी हम 18वीं तरमीम की बात करते हैं तो आप कहते हैं जमहूरियत को खतरा हो गया, सूबों के आप हुकूक छीनने चले जा रहे हैं। नो, दिस इज द इशू। अगर मैं समझता हूं कि आज आपका वफाक जो है वो सही मानों में जो सूबों के अंदर जो इंटरनल सिचुएशन है उसको भी केटर फार करने की उसके पास पावर्स होती हैं, तो थिंग्स वुड हैव बीन टोटली डिफरेंट। ये मैं हकीकत बता रहा हूँ आपसे। नेशनल एक्शन प्लान के अगर वो जो 20 नुकात थे उसके ऊपर 4 नुकात के ऊपर जो अमल हुआ वो तो सिर्फ आपकी मुसल्लह फौज ने किया। जो बाकी 16 नुकात थे जिसके ऊपर पंजाब हुकूमत ने और फॉर दैट मैटर सिंध हुकूमत ने काम करना था, वो तो आज तक उसी तरीके से पढ़े। आप उसको भी छोड़िए, ये एपेक्स कमेटी के बड़े इजलास होते थे, जी देखो ये बड़ा काम करेगी। नो, वेयर इज दी एपेक्स कमेटी? या कहाँ चली गई हैं? ओके, आप ये बताइए ना कि कितनी एपेक्स कमेटी के इजलास पिछले आपने 2 सालों के अंदर मुनक्कद किए। दैट इज द नॉन सीरियस एटीट्यूड ऑफ आर प्रोविंशियल हुकूमतों की मैं बात करूं आपसे, और उसके अंदर जो आपकी वफाकी हुकूमत है उसका किसी तरह का कोई अमल दखल नहीं आता। ये बिल्कुल सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी आती है। और ये जो कुछ आप कराची के अंदर देख रहे हैं, जो पुलिस का सिस्टम देख रहे हैं, और पुलिस के थानों को जिस तरीके से वीक कर दिया गया है और बीच में से मुख्तलिफ उन्होंने विंग्स निकाल लिए, कभी कोई एलीट फोर्स की बात करते हैं, पीरो फोर्स की बात करते हैं, डॉल्फिन फोर्स की बात करते हैं, तो प्रैक्टिकली पुलिस आपकी इतनी वीक हो गई है कि इट इज अनएबल कि ये एक आम शहरी को किसी तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके। ये 2018 की तो बात कर लें, जिस तरह लोगों को यहाँ पर कत्ल किया गया, जख्मी किया गया, राजनी की गई, उनसे पर्स छीने गए, उनसे मोबाइल छीने गए, गाड़ियां छीनी गई, ये एक नॉर्मल चीज़ है। और बहुत सारी तो वाकयात वो हैं जिसके अंदर कोई रिपोर्ट भी नहीं हुई। ये तो जब मेजर चीज़ें अब सामने हुई हैं तो सबके कान खड़े हो गए कि व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली इन कराची। तो मैं ये हकीकत बताऊं, बड़ी इनएफिशिएंट हुकूमत है ये सिंध की। ठीक है, बड़ी इनएफिशिएंट हुकूमत है, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। असद महमूद साहब, फारूक हमीद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। ब्रेक की जानिब जाना होगा, जिसके बाद सिंध हुकूमत के लिए जो मुश्किलात आ रही हैं, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, JIT के होशरुबा इंकशाफात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगला लाएहमल क्या होगा, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब बात करेंगे मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब और तजियाकार असद महमूद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। फारूक हमीद साहब, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस, JIT में बड़े होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। आप क्या समझते हैं आने वाले दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए कितने कड़े होंगे, कितनी मुश्किलात होंगी? पहले मैं एक कॉमेंट दे दूं, पिछले सेगमेंट से मेरा रह गया था, और वो ये था कि बिलावल जरदारी ने एक बड़ा काबिल एतराज़ मैं समझता हूँ कि बयान दिया था आज से चंद दिन पहले। आपको पता है कि मार्च में मिलिट्री कोर्ट्स जो है उनका 2 साल का जो एक्सटेंशन हुई थी वो उसका पीरियड ख़त्म हो रहा है, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि हम देखेंगे कि फिर मिलिट्री कोर्स की एक्सटेंशन जो है उसको पीपल्स पार्टी कैसे सपोर्ट करेगी। तो इससे थोड़ा बहुत आप समझ लें कि इस वक्त जरदारी फैमिली का माइंडसेट जो है वो क्या है। लेकिन अब आ रहे हैं JIT के ऊपर। देखें, ये तो जो बातें हम सुनते थे पिछले 10 साल से कि ये तबाही होगी, बर्बादी होगी सिंध में, अब वो सबूत के साथ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ JIT ने आपको कई वॉल्यूम्स में लाके सामने रखती है कौम के सामने। और वो क्या साबित कर रहा है कि जरदारी सिस्टम, जरदारी माफिया, ये जो नेक्सस है बिटवीन द जरदारी फैमिली, मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बिटवीन द जरदारी फैमिली, ओमनी ग्रुप, बैरियर टाउन और वो 2-3 बैंक्स जो हैं, इनके दरमियान जो माफिया है जिन्होंने ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग की, फेक अकाउंट्स, फ्रंट कंपनीज, ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये तमाम जो मामला किए। लेकिन कितनी अफसोस की बात है कि इसमें अगर ये वैसे करते अपने तौर पे प्राइवेटली तो एक और वो भी गलत था, लेकिन जब सिंध गवर्नमेंट, सिटिंग चीफ मिनिस्टर और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर जनाब मुराद अली शाह साहब
जब उनको डायरेक्टली कहा जा रहा है, ब्लेम किया जा रहा है कि वो भी उनकी कनाइवेंस, वो उन्होंने फैसिलिटेट किया, उनकी गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया इस माफिया के साथ, तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, बहुत सीरियस सिचुएशन है। ये इट इज नॉट ओनली फॉर द जरदारी फैमिली बट ऑल्सो फॉर द सिंध गवर्नमेंट, फॉर द सिंध चीफ मिनिस्टर, और ओमनी ग्रुप तो आपको पता है वैसे ही वो वाइप आउट हो जाएगा, उसके एसेट तो वैसे बिल्कुल जरदारी साहब उनके दोस्तों और उनके हवारियों के लिए मुश्किल दिन आ रहे हैं। असद साहब, जरदारी, फरियाल तालपुर साहिबा, मुराद अली शाह साहब, इसके अलावा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है जरदारी साहब तो बहाना है, असल निशाना बिलावल हैं, रेफरेंस बन रहे हैं इन सबके खिलाफ, कितना कड़ा वक्त है? मैं ना अपने कमेंट्स का कहता हूं, लेकिन मैं एक शेर कहना चाहता हूं कि कहते हैं कि मेरी चुप रहने की आदत जिस कारण बदनाम हुई, अब वो हिकायत आम हुई, सुनता जा शर्माता जा। ये है आपकी पाकिस्तान की डेमोक्रेसी, ये हैं वो हुकूमतें। 88 से लेके 99 तक इन्होंने क्या कुछ किया पाकिस्तान के साथ, और 8 से लेके अब 19 आ गया है, तो इन 11 सालों के अंदर मैं कहता हूं कि पाकिस्तानियों के उन्होंने कड़ाके निकाल दिए। ब्रिगेड साहब ने बैंकों का नाम नहीं लिया, मैं नाम ले देता हूं, ये यूबीएल है, ठीक है ना, ये समट बैंक है और ये सिंध बैंक है। और आप इमेजिन करें, आपको अगर गाड़ी का कर्जा मंजूर कराना है, अपना घर बनाना है, 2 कमरों का कर्जा मंजूर कराने जाएं, आपकी जूतियां घिस जाएंगी, ये बैंक वाले आपको कभी कर्जा नहीं देंगे। 32 फेक अकाउंट खुले, 42 अरब रुपए ये ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग कर दी है, 53 अरब रुपए के कर्जे लिए इन्होंने कंप्लीट। जो इससे पहले के सेगमेंट में मैंने बात की थी, सिंध हुकूमत जिसको अब हेड कर रहे हैं मुराद अली शाह, ही वाज द वन जो के सर्व कर रहे थे आसिफ अली जरदारी को एज दी फ्रंट मैन, मैं आपसे कहूं। और अगर आप ये कह लीजिए, वो हम बात करते हैं 18वीं तरमीम की, इख्तियारात देने की, अब वो यहां पर वो कहानी खत्म आती है कि क्यों इतना शोर पड़ा हुआ था। नहीं, ये 18वीं तरमीम, सूबों को खुद मुख्तार बनाए, आपने देख लिया। और इन्होंने क्या तमाशा किया सिंध के अवाम के साथ, वो पैसा जो सिंध पे खर्च होना चाहिए था, कराची और हैदराबाद पे खर्च होना चाहिए था, और इंटीरियर सिंध पे खर्च होना चाहिए था, थर में खर्च होना चाहिए था, और फिर उससे भी बढ़ के लाड़काना में खर्च होना चाहिए था। वो 90 अरब रुपया जो उन्होंने कहा जी कि हम लाड़काना को तो बड़ा आइडियल सिटी में कन्वर्ट करेंगे, वो चला गया किसके पास? आसिफ अली जरदारी के पास। मेरा ख्याल है नाउ द टाइम हैज कम, जहां पे सबके सामने ये सारी बातें खुल के आनी चाहिए। यही ओमनी ग्रुप है ना, 2008 के अंदर 2 कंपनीज थी, और आज देख रहे हैं इनकी 43 कंपनीज हैं, 16 शुगर मिले हैं, और किसके साथ ही मिलकर काम कर रहे हैं? ये आप कह लीजिए कि आसिफ अली जरदारी, ये अब्दुल गनी मजीद, उसका बेटा नवर मजीद जो है, और फिर बैरियर टाउन का भी एक लिहाज से नाम आता है। ये वो लोग है, ये वो सिस्टम है कि जिसने पूरे मुल्क को हॉस्टेज बनाया हुआ है। जवाद ये है वो असल कहानी जिसके ऊपर कभी हम बात करते और कहते जी कि यस, ये पैसे आम लोगों पे खर्च होने चाहिए थे, आम लोगों की पब्लिक आम लोगों पे पैसे खर्च होने चाहिए थे, वो करप्शन की नजर हुए। फारूक हमीद साहब, जो जीआईटी की रिपोर्ट सामने आई, बड़े ठोस शवाहिद का दावा किया जा रहा है जीआईटी की जानिब से, रिश्वत या किकबैक्स और जराइम से हासिल करदा जो पैसा है वो जाली अकाउंट्स में रखा गया। आप समझते हैं तफ्तीश का दायरा कार मजीद वसी होने जा रहा है? मेरा ख्याल है कि इसमें अभी भी उनके पास एरियाज हैं जहां पे जीआईटी जो है और एफआईए ये आगे मजीद प्रोब कर रहे हैं, और इसमें सारा क्रेडिट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जाता है। एफआईए को भी बहुत क्रेडिट जाता है कि एफआईए ने कमाल कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने इस केस को 2-3 साल से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन इसको कवर अप किया हुआ था पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने। क्योंकि आपको पता है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जिसको मैं कहता हूँ कोल्यूजन ऑफ डिक्वाइट्स, जो इन लोगों ने मुल्क को लूटा, इन दोनों पार्टीज की, टॉप पार्टीज की मैं कभी नहीं बात करूंगा, मैं इनकी टॉप लीडरशिप की बात करूंगा, 2 खानदानों की बात करूंगा, एक ने पंजाब में, एक में सिंध में। इन्होंने जनाब पब्लिक मनी को लूटा अंडर द कवर ऑफ डेमोक्रेसी, अंडर द कवर ऑफ कि जी ये हमारा एहतसाब है, ये इंतकाम वाली बात है। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चीजें, पहले ये आसिफ जरदारी साहब का मसला इसलिए खराब हो गया कि उन्होंने, अब जीआईटी में भी रिकमेंड किया गया है कि उन्होंने मिस डिक्लेरेशन की है, उन्होंने अपनी एसेट्स छुपाए हैं इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड। तो लिहाजा मुझे ये लग रहा है आने वाले दिनों में, हफ्तों में, जिस तरह नवाज शरीफ साहब पे कुल्हाड़ी पड़ी थी कि उन्होंने गलत बयानी की, वो अपने कामों वाले चक्कर में, आप देखेंगे कि यहाँ पे बड़े चांसेस मुझे नजर आ रहे हैं कि गालिबन ये ताहयात लाइफ बैन डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आर्टिकल 62(1)(f। अच्छा, दूसरा बिलावल जरदारी साहब,
बिलावल जरदारी साहब आप देखें इस पूरे मामले में बेनिफिशियरी आए हैं, उसी तरह बेनिफिशियरी इमर्ज हुए हैं जिस तरह मरीम नवाज शरीफ वाले केस में खदशा नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं सर, वक्त कम है। आसिफ जरदारी इदारों पर तनकीद कर रहे हैं असद साहब, और बेनजीर भुट्टो की बरसी पर अब जलसा भी होने जा रहा है, कोशिश की जा रही है उसे कामयाब बनाया जाए ताकि दबाव बढ़े एक अवामी ताकत का मुजाहरा के जरिए। पीपल्स पार्टी की सियासत कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों में? जवाब, पहले तो मैं आपसे ये बता दूं, ये पनामा पेपर लीक का किस्सा तो है कोई नहीं कि जी वो बाहर के मुल्क में पेपर पड़े हैं, जायदादें इस तरह की बाहर हैं कि अच्छा उनको ढूंढना मुश्किल है, लंदन के अंदर है, न्यूयॉर्क के अंदर हैं, आर फॉर दैट मैटर का अच्छा जी कैसे पेपर लेकर आएंगे। ये तो दिन दहाड़े पकड़े गए हैं, ये सारे पेपर आपके सामने हैं। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ ब्रिगेड साहब से कि जी यस वी सल्यूट आवर चीफ जस्टिस एंड सर्टनली इसी के साथ आपकी जेआईटी आती है, जेआईटी के अंदर सारे लोग मौजूद हैं, एससीसीपी के लोग मौजूद हैं, आईएसआई का एक नुमाइंदा सर्टनली मौजूद है, उसके अंदर आप ये कह लीजिए कि बाकी लोग मौजूद हैं। मकसद कहने का सिर्फ ये है, एफआई ये है कि हाँ उन्होंने एक एक चीज सबके सामने लेकर आ गए और बिल्कुल आप उनको ये शीशा दिखा दिया कि दिस इज व्हाट योर वर्थ। होता पता क्या है, हमेशा याद रखिए जब एक जुर्म होता है ना तो उसके बाद एक डिफरेंट डायमेंशन के साथ एक और जुर्म होता है, क्योंकि उसको तो सारा कवर कर चुके होते हैं। ये दोनों खानदान जिनका इन्होंने तस्करा किया, जरदारी का और नवाज शरीफ का, एक्चुअली इन्होंने होता है कि ये इस तरह के इतने बड़े ये ठग और चोर हो गए थे कि इनका ख्याल ये था कि इन्होंने पूरे सिस्टम को क्योंकि हॉस्टेज बना लिया है, अब किसी तरह की इनकी कोई पकड़ नहीं हो सकती। ये दोनों खानदान खुदा की पकड़ में आए हैं, खुदा की पकड़ में, और फिर चीफ जस्टिस की पकड़ में दोनों खानदान पकड़ में आए हैं। आपने शरीफ फैमिली का जिक्र किया, फारूक हमीद साहब नवाज शरीफ और नून लीग के मुस्तकबिल पर भी बात कर लेते हैं। बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं, जिस तरह मुकदमात का सामना है नून लीग को, आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तानी सियासत में अब कोई किरदार बाकी रह गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, शरीफ फैमिली का खास तौर पर? मेरा ख्याल है शरीफ फैमिली तो आप समझे कि उनके जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो तो मुझे बहुत ही खतरे में नजर आता है। शहबाज शरीफ साहब अभी थोड़ा आप कह सकते हैं कि बचे हुए हैं, लेकिन उनका रेफरेंस भी दायर हो गया, उनका ट्रायल तो शुरू हो गया, पता नहीं और कितने रेफरेंसेस उनके दायर होते हैं। हमजा शहबाज के साथ क्या होता है आगे, वो रमदान शुगर मिल वाले केस में, साफ पानी केस में, वगैरह वगैरह। लेकिन देखिए मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये कहा नैरेटिव जो है ना, ये बड़ा गुमराह कुन नैरेटिव है कि अपोजिशन को टारगेट किया, अपोजिशन को कोई टारगेट नहीं कर रहा, कोई पोलिटिकल पार्टीज को टारगेट नहीं कर रहा। पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारी मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, उनको रहना चाहिए सियासत में। हाँ कुछ लोग जो है डिफेक्ट करेंगे, कुछ नाराज होकर निकल जाएंगे, वगैरह वगैरह, वो चीजें चलती रहती है, इट इज पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी असेसमेंट ये है कि मुराद अली शाह साहब और उनकी गवर्नमेंट पे मेरा ख्याल है द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट दे डिजर्व कि वो ये कि देखा सुप्रीम कोर्ट उनके साथ सख्ती करे, उनको सैक करते हैं, क्या करते हैं, कैसे उनको पनिश करते हैं, आई डू नॉट नो, दैट इज अप टू द चीफ जस्टिस। वो केसेस चल भी रहे केसेस। असद साहब, मरियम नवाज गुज़िश्ता दिनों काफी खामोश रही, मगर जो फैसला आया नवाज शरीफ के खिलाफ 24 दिसंबर को, हमने देखा उन्होंने ट्वीट्स किए, अंदाज वही जारहाना और तनकीद भी उन्होंने की उसमें। अब आने वाले दिनों में कोई पॉलिटिकल मोमेंटम देख रहे हैं आप? देखिए पहले मैं आपसे ये बता दूं, अगर किसी के दिल के अंदर ये खुशफहमी या गलतफहमी है कि अगर वो आप ये समझते हैं कि जी ये फैमिलीज अब दोबारा पाकिस्तान को जिस तरीके से रूल करते चले आए हैं, लूटते चले आए हैं, तबाह बर्बाद करते चले आए हैं, इट विल कंटिन्यू, इट इज नॉट गोइंग टू डू दैट। ये मैं कंफर्म बता रहा हूं आपको। मैं ये समझता हूं कि वो तमाम लोग, पार्टी कोई खराब नहीं होती, चाहे वो मुस्लिम लीग की बात करें या पीपल्स पार्टी की बात करें, उनका तो वर्कर आज भी उसी तरीके से खज्जल ख्वार हो रहा है, उसी तरीके से परेशान बैठा है, कोई मुआशी तरीके से उसकी बेहतरी उसके हालात में नहीं आई। हाँ, इनके एमपीएज, इनके एमएनएज, इनके सेनेटर्स, दे आर लिविंग वंडरफुल मेगा स्टाइल लाइफ एक लिहाज से गुजारते हुए आप उनको देखते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि नो, वो तमाम लोग जो कि बेहतर लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, अब उनकी जिम्मेदारी है कि इन सब से जान छुड़ाएं। ये जितने भी करप्ट अपने आप को लीडर्स ये समझते हैं, नून लीग वाले और फिर पीपल्स पार्टी वाले, ये जितनी जल्दी ये इनके जो लोग हैं ये डिसाइड कर लेते हैं और एक अलग एक पार्टी बनती है, बेहतर पार्टी, नीट एंड क्लीन, वही मेरा ख्याल है वो आगे जाके कामयाब हो सकेगी। लोगों के अंदर इनका इमेज इतना डिस्टॉर्ट हो चुका है और लोग इनसे इतना मुतनफर और बददिल हो चुके हैं, आप सोच नहीं सकते। आप देखें ना, एक थर के अंदर क्या सिचुएशन है, बच्चे जो पैदा होते हैं वो किस तरीके से मर रहे हैं, और लेकिन जो आप कह रहे हैं सर उसके बरक्स होता नजर आ रहा है। फारूक साहब, माजी के जो हरीफ हैं वो हलीफ बन गए हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी में कुर्बतें बढ़ रही हैं,
कहा जा रहा है जनवरी में मुलाकात भी हो सकती है नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की, भले वो जाकर जेल में जाके मुलाकात करें, लेकिन मुलाकात की बातें हैं। अब दोनों जमातों की क़यादत को कानूनी महाजराई पर कई मुश्किलात का भी सामना है। कोई ग्रैंड अलायंस बनता देख रहे हैं आप ऑपोजिशन की जानिब से? देखें, कोशिश तो ये करेंगे। पहली बात तो आप ये समझे कि कहा जा रहा था कि ना नवाज शरीफ अरेस्ट होंगे तो पता नहीं कितने प्रोटेस्ट शुरू हो जाएंगे पंजाब में, आगे पीछे। मैं तो लोगों से पूछ रहा हूँ कि भाई किधर गई PMLN? ख्वाजा आसिफ साहब तो लंदन, न्यूयॉर्क के अंदर वहां पे एंजॉय कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, बाकी लोग तो पता नहीं कहां पे। देखें, मेरा ख्याल है PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मेन क़यादत है, जो अपने वर्कर्स हैं, जो उनके बाकी सेकेंड टियर लीडर्स हैं, वो इस बात को समझ गए कि अब ये दोनों टॉप लोग जो है, ये इनका टाइम जो है, सियासी टाइम जो है वो ख़त्म हो गया। नवाज शरीफ साहब 2 मरतबा सेकेंड टाइम जेल में गए, कन्विक्शन हुए, और क्या सबूत मांगते हैं पाकिस्तान के अवाम? मैं बताऊं, मुख्तसर जवाब दे दे। नून लीग के अहम चेयरमैन साथ छोड़ के जा रहे हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें की जा रही है, कोई बन रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक नून लीग में? नहीं, देखिए, ऐसे हालात में जो PMLN के जेन्युइन लोग हैं, जो नीट एंड क्लीन लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जो समझते हैं कि ये इनकी टॉप लीडरशिप ने इनको पार्टी को लेट डाउन किया है, हो सकता है कि वो नाराज होके फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें। असद साहब, आप मुख्तसर जवाब दे दें, फॉरवर्ड ब्लॉक बनता देख रहे हैं, और इसके बाद नून लीग को अगर फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनता तो एहतजाज मजबूत करता देख रहे हैं आप? नहीं, एहतजाज फॉरगेट अबाउट इट। लोग इन जैसे करप्ट लोगों के लिए रोड पर आने को बिल्कुल तैयार फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। और दूसरी चीज ये मैं आपसे बता दूं, नहीं, बिल्कुल बनेगा फॉरवर्ड ब्लॉक, और बिल्कुल बनेगा फॉरवर्ड ब्लॉक। बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम आपने देखा। मुस्तकबिल में एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बन सकता है, हुकूमत को मुश्किल वक्त दे सकता है, और इसके लिए हुकूमत ने तैयारी कर रखी है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।